एप्पल कंपनी के फाउंडर, अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट कहे जाने वाले स्टीव जॉब्स, जो मिट्टी में भी हाथ डालते थे तो उसे सोना बनाने की काबिलियत रखते थे, उनकी बात की जा रही। जिंदगी हर किसी की एक जैसी नहीं होती। जिन्हें खुद की माँ ने पालने से मना कर दिया, जिन्हें कॉलेज ड्रॉप आउट करनी पड़ी, जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई और उन्हें खुद की कंपनी से निकाल दिया गया। जब स्टीव जॉब्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना स्पीच दिए तो बस उनके स्पीच सुनकर लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई। इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने भी अपने सेशन में कहा, स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड वाली स्पीच अगर नहीं सुने हो तो जाकर सुनो। कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। सवाल यह है कि क्या ये 15 मिनट की स्पीच आपकी जीवन बदल सकती है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि वो बस अपने जीवन की 3 कहानियों के माध्यम से वो सीख दे गए जो विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच में शामिल हो गया। लेकिन पता है दोस्त, दिक्कत क्या है? स्टीव जॉब्स ने ये स्पीच दी है इंग्लिश में और भारत की मातृभाषा है हिंदी। इसीलिए हम में से कई लोगों को इसे समझने में दिक्कत होती है। तो आज मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। जो वर्ड तो सारे स्टीव जॉब्स के होंगे पर आवाज़ होगी मेरी। तो आप कुछ मिनट के लिए अपने सारे कामों से ब्रेक ले लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये स्पीच आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए बड़ा ही गर्व की बात है। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज के समारोह में यहाँ तक पहुँचा। आज मैं आप सभी को बस 3 कहानियाँ सुनाऊँगा, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी डॉट कनेक्ट करने की विषय में है। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके बाद भी 18 महीने तक किसी तरह वहाँ आता जाता रहता। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ी? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, और इसी के साथ उनकी इच्छा थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसके पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट में उनकी राय बदल गई और वो बोले उन्हें एक लड़की चाहिए थी। फिर मेरे माता पिता को आधी रात को कॉल किया गया जो वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, पर बाद में मेरी माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे अडॉप्ट के लिए हाँ किया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी पास आउट नहीं है, और इसीलिए मुझे जन्म देने वाली माँ एडॉप्शन के अंतिम पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि वो मुझे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे, और इस वजह से मेरी माता मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और मैं 17 साल बाद कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैं स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरी वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं दिख रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं जीवन में क्या करूँगा और क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस प्रकार से मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपनी माता पिता की पूरी पूंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने की डिसीज़न लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे ये चीज़ बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन मैं जो बीते समय को आज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीज़न था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया था तो मैं उन क्लास को नहीं करता था जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं अब भी वो क्लासेस करता था जिसमें मुझे इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसीलिए दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर
मिलने वाली पैसों से मैं खाना खाया करता था। मैं हर संडे 7 माइल पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे हफ्ते में कम से कम एक दिन पेट भर के खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं बताता हूँ कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीज़न था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैं निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इससे अच्छी तरह से सीखूँगा। तो मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करने सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी मैंने सीखा। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और ये सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग अभी अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब हम 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया, और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैं कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही परिवेश नहीं लिया होता, तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है, तो दुनिया की किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब मैं 10 साल बाद बीते समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट को कनेक्ट कर सकते हो, इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरीके से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज़ों पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात पर विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपके अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से पहली सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हो वो आगे चलकर किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप पर विश्वास रखकर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिसे मैं प्यार करता था वो मुझे जल्दी मिल गया। वो और मैं मेरे पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिन्टॉश रिलीज़ किया और मैं 30 साल का हो गया और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया गया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर कर लिया, जिसे मैं सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद कंपनी के फ्यूचर के विज़न को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगी और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। और इस तरीके से 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था और ये अब पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीने तक मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं अब क्या करूं। ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिक फेलियर था मेरे लिए। और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का प्लान बना लिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो मैं काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरी पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त ये नहीं देख पाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था।
सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने का हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने अपनी कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी और इसी दौरान मैंने एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय में दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, तो मैं यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार से एक मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह से ठोकर मारेगी, लेकिन आपको विश्वास नहीं खोना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपना प्यार को समझना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपने प्यार को खोजना, जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है और वास्तविक रूप से आपको संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। और अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए, जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है। वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट्स पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसा जिएंगे जैसी आपकी ज़िंदगी की आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ा छाप छोड़ दी। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज़ के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने मुझे एक पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीना ही बचा है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि घर जाऊं और सभी चीज़ें को व्यवस्थित कर लूं, यानी डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लो, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप 10 सालों में करने वाले थे उसे बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहाँ पर मुझे एक गले की रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर की कुछ सेल्स निकाला गया। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और जो भी वहाँ उपस्थित थे, जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वो रो पड़े, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो फिर मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के मैं इतने करीब तक कभी भी नहीं पहुँचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुँचूँ भी ना। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग भी नहीं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। वो वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। मृत्यु ही वो स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं और आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है
वो है मृत्यु। यह ज़िंदगी को बदलती है, पुराने का समाप्त का रास्ता खोलती है। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतने ज़्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने के साहस रखिए, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुनिए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। और अंत में आप सभी से यही कहना चाहूँगा, स्टे हैंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है, और जब आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। यानी भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर रहनी चाहिए, और मूर्ख रहो क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप सब कुछ सीख पाओगे। अगर आपको यह लगता है कि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो आप भूखे रहिए, मूर्ख रहिए, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोस्तों अंश मोटिवेशन आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। धन्यवाद।